हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम प्रकाश की अपवर्तन की नेक्स्ट पॉइंट यानी प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन को हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं? तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी रूप में क्षैतिज से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देने की जो घटना है वो, और द्रव्य से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, द्रव्य में डूबी हुई छड़ या फिर द्रव्य से भरे हुए पात्र में कोई सिक्का डाल दें तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार कांच की कोई भी आयताकार स्लेब हो, पट्टिका हो, उससे प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो उसका किस प्रकार से अपवर्तन होता है। ये सारी अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। तारों से चल के आने वाली प्रकाश की किरणों को निर्वात से वायु में से गुजरना पड़ता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के समीप वायु का घनत्व ज़्यादा है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वायु के घनत्व में कमी होती जाती है, यानी वायु विरल होती जाती है। अब तारों से चल के जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो पहले निर्वात में चलती हैं, यानी वायु नहीं है, तो विरल माध्यम से संघन में जैसे ही प्रवेश करेंगी, वायु में प्रवेश करेंगी, तब वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। और जैसे जैसे प्रकाश की किरणें नीचे वायु में आती जाती हैं तो वायु संघन माध्यम प्राप्त करती जाती है, क्योंकि ऊपर वायु ज़्यादा विरल स्थिति में है और नीचे वायु का घनत्व ज़्यादा है, तो वायु संघन है। अब प्रकाश की किरण विरल से संघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, जिसके कारण से तारों से चल के आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आँख के अंदर रेटिना पर जब तारों का प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब प्रकाश की किरण के अपवर्तन के कारण हिलता रहता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य उदय होते समय और सूर्यास्त होने के कुछ समय बाद में सूर्य हमें क्षैतिज से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसको हम निम्न चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी की स्थिति हो गई, ठीक है, यहाँ पे अपन ये सूर्य की स्थिति ले लेते हैं। तो सूर्य से चल के आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तब वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर झुकने के कारण से पृथ्वी पर जो प्रेक्षक होता है उस प्रेक्षक को सूर्य आभासी स्थिति में, ये तो सूर्य की वास्तविक स्थिति है और ये हो गई क्षैतिज, और ये सूर्य की वास्तविक स्थिति ये हो गई आभासी स्थिति। ठीक है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ समय के लिए हमें आभासी स्थिति में दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है, क्योंकि सूर्य से चल के आने वाली प्रकाश की किरणों को पहले निर्वात में से गुजरना पड़ता है, फिर जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में आ जाती हैं, और विरल से संघन माध्यम में आने के कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब पृथ्वी पर जो प्रेक्षक है उसको सूर्य आभासी स्थिति में क्षैतिज रेखा से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन अपवर्तित किरणों के मार्ग को पीछे की ओर बढ़ाएं तो सूर्य की आभासी स्थिति यहाँ दिखाई देती है। ऐसा सूर्योदय के समय भी होता है और सूर्यास्त के समय भी होता है कुछ समय के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है
द्रव्य से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी किसी बर्तन में हम पानी भर दें तो उस बर्तन का जो पेंदा है वो हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। इसमें क्या होता है कि पेंदे से चल के आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी पेंदा संघन माध्यम में है और बाहर का जो है वो अपनी आंखें जो है वो वायु यानी विरल माध्यम में है। तो प्रकाश की किरणें संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अभिलंब से दूर हटने के कारण हमें पात्र का पेंदा, पात्र के पेंदे में रखा हुआ कोई सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार द्रव्य से भरे हुए किसी बर्तन में कोई छड़ डाल दें तो वो जितनी छड़ द्रव्य में डूबी हुई है, डूबे हुए स्थान से वो हमें कुछ मुड़ी हुई भी दिखाई देती है। तो ये दोनों घटनाएं, द्रव्य में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये दोनों घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हैं। इस स्थिति में प्रकाश की किरण संघन से विरल में आती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये कोई पात्र है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है। ये पात्र का पेंदे की स्थिति का बिंदु है P, पात्र की पेंदे की स्थिति का बिंदु P है। यहाँ से एक किरण अपन सीधी ऐसे गुजार देते हैं और एक किरण अपन यहाँ गुजारते हैं इधर। अब जैसे ही प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में जाती है, यानी ये जल है, इधर जल हो गया और ये वायु, तो जल से वायु में जाएगी तो यहाँ अभिलंब खींच लेते हैं और प्रकाश की किरण थोड़ी सी अभिलंब से दूर हटा देंगे ऐसे, क्योंकि अपवर्तित हो गई, संघन से विरल में गई। तो अब इस अपवर्तित किरण को अपन अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये यहाँ से आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अतः हमें पात्र का पेंदा P पर नहीं दिखकर P' पर दिखाई देता है। तो ये आभासी स्थिति में पेंदा इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वास्तविक गहराई है और ये आभासी गहराई है। ठीक है, वास्तविक गहराई, ये वास्तविक गहराई हो गई जबकि ये आभासी गहराई हो गई, और इतना पेंदा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी पेंदे का स्थान P से P' पर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कोई द्रव्य से भरे हुए पात्र में अगर कोई छड़ डाल दें, जैसे ये द्रव्य से भरा हुआ पात्र है और इसमें कोई छड़ डाल देते हैं, तो ये छड़, यहाँ पे कोई छड़ अगर अपन ने इसके अंदर डाली ऐसे, तो ये छड़ यहाँ से हमें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है, क्योंकि संघन माध्यम से चल के आने वाली प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये एक आयताकार कांच की पट्टिका है। ठीक है, इधर वायु, यहाँ कांच और ये वायु। यहाँ से एक आप किरण इसके ऊपर डाल देते हैं, ये प्रकाश की किरण हो गई, आपतित किरण। यहाँ अभिलंब खींच लेते हैं, और जैसे ही प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण थोड़ी मुड़ जाती है, तो ये अपवर्तित किरण हो गई। यहाँ प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ प्रकाश की किरण का दूसरी बार अपवर्तन होगा।
तो यहाँ दोबारा अपन अभिलंब एम डैश खींच लेंगे और प्रकाश की किरण कांच से वायु में यानी संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए इस किरण को अपन थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटा देंगे इस स्थिति में। तो ये निर्गत किरण कहलाती है। और ये आपतित जो किरण है इसको अगर हम सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ाएं इस प्रकार से इसको इसकी सिद्ध में आगे बढ़ा देते हैं तो ये दोनों किरणों के बीच में पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। पार्श्विक विस्थापन, इसको डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया आई और ये निर्गत कोण ई हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये अपवर्तन कोण है, आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो इसको अपन अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को इसको R1 ले लेंगे। ये दोबारा से आपतन कोण ही है, लेकिन इसको अपन अगर लेना चाहें तो इसको R1 R2 भी ले सकते हैं। तो ये R1 लगा दिया, ये R2 हो गया और ये I और ये E हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब प्रकाश की किरण कोई कांच की आयताकार मोटी स्लेब या पट्टिका में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब उसका 2 बार अपवर्तन होता है। पहले वायु से कांच में, वायु से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करेगी तब अपवर्तन होगा बी बिंदु पर, और फिर प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में, यानी यहाँ बिंदु जैसे अपन सी लगा दें यहाँ डी, तो कांच से वायु में प्रवेश करेगी तब बिंदु सी पर भी प्रकाश की किरण का दोबारा से अपवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है कि इन दोनों अपवर्तन की स्थिति में आपतित जो किरण है वो और निर्गत किरण सी डी, आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर ही होती है, अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण ई के। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, लेकिन दोनों किरणों के बीच में कुछ दूरी आ जाती है, सीधी दूरी, यानी पार्श्विक विस्थापन आ जाता है। पार्श्विक विस्थापन को अपन स्केल से माप सकते हैं। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ यानी कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन होता है तो यहाँ आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है। यहाँ निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर प्राप्त होती है, अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण। आपतन कोण यानी आई या कोण आई बराबर कोण ई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कांच की पट्टिका से प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर ही होती है, लेकिन दोनों किरणों में कुछ पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, उसको हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। अब हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी हम जानते हैं पहले से कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हटती है, अर्थात इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है।
इस घटना को हम विस्तार से समझते हैं। यानी अगर हम ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम मान लें, विरल माध्यम जैसे वायु ले लिया, और ये हो गया संघन माध्यम जैसे जल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ संघन माध्यम में कोई बिंब रखा हुआ है, ठीक है। बिंब से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो दोनों माध्यमों की परिसीमा पर आपतित होती हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। हम देखते हैं कि ये आपतन कोण हो गया और ये किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अपवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये अपवर्तन कोण हो गया R। अब इसी बिंदु से अपन दूसरी किरण यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण ही है। अब की बार यहाँ पे अपन अभिलंब खींच लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अब की बार आपतन कोण I का जो मान है, जैसे इसमें आपतन कोण I का जो मान लिया है उससे आपतन कोण का मान थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब हम देखेंगे कि अपवर्तित किरण दोनों पृष्ठों के समांतर निकल जाती है यहाँ से, यानी अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, ठीक है। R बराबर 90 डिग्री, ये हमें मान प्राप्त हो गया। फिर अगर अपन इसी बिंदु से तीसरी किरण इस प्रकार से यहाँ डाल दें तो आपतन कोण का मान और बढ़ जाता है। अब ये अभिलंब खींच लेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है, यानी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण। ठीक है। यहां ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और क्रांतिक कोण को C या थीटा C से प्रदर्शित करते हैं। तो जब I बराबर हो जाए किसके, जब I बराबर हो जाए थीटा C के, जब I बराबर हो जाए थीटा C के, तब R बराबर 90 डिग्री होगा। और जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी I बड़ा हो जाए किससे, ये कोण I है, और I बड़ा हो जाए किससे, थीटा C से, I थीटा C से बड़ा हो जाए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाएगी। प्रकाश की किरण का पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसको समझने के लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या हैं, अगर ये पूछा जाता है तो नंबर 1, प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा समझते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण का पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
अब हमें एक परिभाषा जो इसमें आई है क्रांतिक कोण को भी समझना है। क्रांतिक कोण जिसको सी या थीटा सी से व्यक्त करते हैं किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है। आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम संघन माध्यम के अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण थीटा सी में संबंध व्युत्पन्न करते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है उसके लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटे में n1। साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे में n1। अब देखो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को कंडीशन लगानी है कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। या पहले अपन इसको ऐसे लिख लें n1 साइन आई, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब यदि I बराबर हो C के यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो R बराबर 90 डिग्री। क्रांतिक कोण की परिभाषा में अपन ने देखा था कि जब आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तब आपतन कोण के उस मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जब I का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा यानी I बराबर हो C या I बराबर अपन थीटा सी भी लिख सकते हैं, यानी जब I बराबर थीटा सी हो तो R बराबर होगा 90 डिग्री। या n1 साइन I की जगह लिख दें साइन I की जगह थीटा सी और n2 साइन R की जगह 90 डिग्री। या इसको अपन लिख सकते हैं n1 साइन थीटा सी बराबर n2 साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ से साइन थीटा सी बराबर या साइन थीटा सी बराबर आ जाएगा n2 बटे में n1, n2 बटे में n1। अब यहाँ ध्यान देना है प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। अतः हमें विरल माध्यम, यदि अगर हम विरल माध्यम को अपवर्तनांक n2 मान लें और संघन माध्यम का अपवर्तनांक n1 मान लें और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही हो तो वायु का अपवर्तनांक हमें 1 ले लेना है। तो यदि विरल माध्यम वायु हो तो n2 बराबर 1 यानी वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और संघन माध्यम का अपवर्तनांक n1 की जगह n रखने पर तथा n1 बराबर n रखने पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा सी बराबर 1/n। ठीक है, या n बराबर 1/साइन थीटा सी। तो ये संघन माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। यहाँ n संघन माध्यम, यहाँ n संघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये जो सूत्र है साइन थीटा सी बराबर 1/n या n बराबर
इसी को अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, या n बराबर 1/sin थीटा सी। ठीक है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। यह है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। यहाँ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। या n बराबर 1/sin थीटा सी, इस प्रकार से भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। अपवर्तनांक के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें और ध्यान रखनी चाहिए। अपवर्तनांक एक अदिश राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। अपवर्तनांक एक अदिश राशि होती है और विमाहीन राशि होती है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बारे में हमें समझना है। अपवर्तनांक अपन ने पहले समझ लिए हैं। क्रांतिक कोण, जल के लिए क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री होता है। क्राउन कांच के लिए 41.14 डिग्री होता है। फ्लिंट कांच के लिए 37.31 डिग्री और हीरे के लिए क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। इसीलिए हीरा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है। क्रांतिक कोण का मान कम होने के कारण हीरे में जब प्रकाश किरण एक बार प्रवेश कर जाती है तो उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। हीरे में प्रकाश की किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी आंतरिक पृष्ठ से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती रहती है। तो आज की टॉपिक अपना यही ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और समझेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा, और घर पे रहेंगे और स्वस्थ और सुरक्षित अपने को रहना ही है। धन्यवाद।